हेलो एवरीवन, आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं प्रीलिम्स की एलिमिनेशन ट्रिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैंने पहला वीडियो डाला था, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो को लाइक किया, पसंद किया और बहुतों ने रिक्वेस्ट किया सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस सीरीज़ में मैं आगे बढ़ते हुए आज दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। चलिए कंटिन्यू करते हैं एलिमिनेशन ट्रिक को। बात करते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इस पर हमने कल भी बात किया था। जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, जैसे कि स्टेडली इंक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीजिंग। ऐसे स्टेटमेंट अगर कहीं भी दिखते हैं स्टेटमेंट में, आंख बंद करके आप उनको रॉन्ग कर दीजिए। डू नॉट ओवर थिंक। कुछ भी ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो मतलब आप गलत ही करने वाले हो, क्योंकि ऐसा वो मैनिपुलेट करता है यूपीएससी, ऐसा जानबूझ के डाला होता है। तो जहाँ पे भी आपको स्टेडली इंक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीजिंग दिखेगा, तुरंत उस स्टेटमेंट को आप रॉन्ग कर दीजिए, आप इजिली आंसर तक पहुँच जाओगे। आइए इस ट्रिक को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। इंडिया हैज एक्सपीरियंस persistent एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट। व्हाट कुड बी द रीज़न? मुझे नहीं पता रीज़न, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टेडली सर्कल करो तुरंत, डिक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ अबाउट 30%। सोचने वाली बात है, 5 साल में 30% डिक्रीज हुआ है। स्टेडली डिक्रीज, अचानक से, मतलब उससे पहले डिक्रीज नहीं हो रहा था, अचानक से डिक्रीज हो गया। बाकी आपको ज्ञान से लगाओ तो ज्ञान से आपको सबको पता अच्छे तरीके से कि साफ गलत स्टेटमेंट है। चलिए हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज जहाँ पे भी होता है हम तो उस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं। तो इसको पहला स्टेटमेंट आंख बंद कर आप गलत मान लो। चलो फर्स्ट हटाते हैं। फर्स्ट हटाया तो ए में फर्स्ट है, ए हट जाएगा। सी में फर्स्ट है, सी हट जाएगा। डी में फर्स्ट है, डी हट जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 2 एंड 3। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें पता है स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रिक जो है वो जैसा भी स्टेटमेंट होता है उस ट्रिक के अनुसार में पता है वो स्टेटमेंट गलत होता है जहाँ पे स्टेडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। तो ये चीज़ अगर हमें पता है तो हमें बाकी 2 और 3 स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। हमारा टाइम बचाना 2 और 3 को ना पढ़ के, इसलिए हम आंसर पे 2 और 3 पे आ गए। अदरवाइज आप ज्ञान लगाओ, नॉलेज लगाओ, पता नहीं आंसर तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर पता अगर ट्रिक लगाओगे तो इजीली आप बी आंसर पे पहुंच जाओगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये PYQs ही हैं, ठीक है। ये मैंने अपने आप से नहीं बनाया, ये मेरी PYQ की जो बुक है, मतलब पिछले साल के जो बुक्स मैंने सॉल्व किए थे PYQ के, उसी की स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, वर्कर प्रोडक्टिविटी कुछ टाइम दे रखा 4-5, इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरिया, हो सकता है। द परसेंटेज शेयर ऑफ द रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज, सर्कल करो तुरंत। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज, नहीं पता। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, नहीं पता। दूसरा ये पता है कि स्टेडली इंक्रीज है तो स्टेटमेंट गलत होगा। तो 2 कहाँ पे है? 2 ए में है, 2 डी में है। ए और डी मेरा कट गया, बचा क्या? बी और सी। बी और सी में 3 कॉमन है, 3 स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ये बोल रहा है लिबरलाइजेशन जब हुआ, लिबरलाइजेशन जब आएगा तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से हमारी इकोनॉमी किधर मूव करेगी? सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करेगी। आज एग्रीकल्चर में 17% ही हमारा है शेयर। तो अगर 17% शेयर है एग्रीकल्चर का, पहले 90s के पहले ज़्यादा हुआ करता था, एग्रीरियन इकोनॉमी है हम लोग, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जो है डिक्रीज़ होगा ना, क्योंकि लोग शहर भाग के जाएंगे काम करने शहर में, तो शहर में जाएंगे, गाँव के लोग, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है सबको पता है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगा ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है। फोर्थ ले लेते हैं, आंसर बी हो जाएगा 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। दूसरा, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इन मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड, ये भी नहीं पता। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, ये भी नहीं पता। एरिया अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज, ये जरूर पता है, स्टेटमेंट गलत होगा, स्टेडली वाला गलत होता है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत कर देते हैं। फोर्थ किस में है? बी में 4 है, सी में 4 है, डी में 4 है।
हटाओ, बी सी डी हटाओ, बचा क्या मेरे पास? ए 1 एंड 3। मुझे पता है नहीं पता, बट इतना पता है कि स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज वाला गलत होता है, तो हम सीधा आंसर ए पे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है वहाँ पे। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान लगाते हैं ना, उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता, ज्ञानी लोग ही रह जाते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन ट्रिक्स यहाँ पे लगाया हमने स्टेडली डिक्रीज वाला, उससे इजीली हम ए पे पहुँच गए 1 एंड 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन 96, विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट उसमें क्या है? स्टेडली इंक्रीज है ना, क्या बोला? कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ओके, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन द ऑर्डर द मर्जर ऑफ द एसोसिएट बैंक इन द पार्टनर पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट पहला क्या बोल रहा है? स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। हमें क्या पता, स्टेडली जहाँ भी होता है वो स्टेटमेंट गलत होता है, तो फर्स्ट हटाओ, क्या बचा मेरे पास? टू बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो बी पे आंसर पे आ जाओ। और भी ट्रिक है यहाँ पे, और भी ट्रिक लगनी है, उनको मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं बेसिक्स पे चल रहा हूँ, अभी स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज ट्रिक पे बात कर रहा हूँ। अगली ट्रिक, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया है स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फिजिकल डेफिसिट ऑफ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ओके, स्टेडली इंक्रीज पहले स्टेटमेंट सर्कल किया, स्टेडली इंक्रीज दूसरे वाले में क्या? हमें क्या पता है? स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज जहाँ पे भी होता है स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्ञान मत लगाओ, जीडीपी तो हमें आती है नहीं आती है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, सब कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना दिमाग लगाओ कि स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज होता है और गलत होता है। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, आंसर डी पे आ जाओ, आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो फिर गए। जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट सेट किए जाते हैं कि आप वहाँ पे सोच पाते हो कोई चीज़। अगर तुम इतना पता होगा, तुमने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा, कोई चीज़ स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज नहीं होती है। इतनी बड़ी कंट्री कुछ प्रोसेस के साथ होता है, तो जानबूझ के कीवर्ड्स के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स में खेलता है कि अब इतना, क्योंकि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, एनालिटिकल थिंकिंग वाला टेस्ट नहीं है जो कि आप बहुत ज़्यादा सोच पाओ, डाइवर्स एक्शन ले पाओ, जो कि मेंस में होता है। यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड लगाना होता है आपको। ठीक है, यहाँ पे वर्डिंग के साथ खेलता है। स्टेडली वर्ड जो है यहाँ पे साफ साफ जानबूझ के ज़बरदस्ती डाला गया है, इसकी वजह से गलत हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट ज़बरदस्ती डाले जाते हैं, वही है स्टेडली वाला, जैसे ओनली डाला जाता है, मस्ट डाला जाता है, ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। ओके, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस इन रूपीज़, अब यहाँ पे रूपीज़ में है, इस चीज़ को ध्यान रखना, हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब अपने को पता है जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या होता है? पिछले जीडीपी से आगे जीडीपी। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2017 या 18 का क्वेश्चन है। अगर ये कोविड के बाद का क्वेश्चन होता तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है, स्टेडली। इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि स्टेडली वाला सबको पता है कि गलत होता है, गलत। यहाँ पे जानबूझ के मैनिपुलेट करके रुपीज़ में पूछा है सीधा, उसने रेट नहीं पूछा है, रुपीज़ पूछा है, क्वांटिटी वैल्यू की बात किया है। हर साल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, जीडीपी ग्रोथ होता है, अपने को पता है। तो 2010 में जितना रहा होगा 2019-18 में उसका ऑब्वियसली उससे बढ़ा ही होगा, क्योंकि बीच में कोई ऐसा रिसेशन का टाइम नहीं है। बट अगर ये 2023 या 24 में क्वेश्चन आता तब ये क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता, क्योंकि बीच में कोविड के टाइम में नेगेटिव जीडीपी गई थी, सबको पता है अच्छे से। तो उस टाइम पे ये स्टेडली वाला गलत हो जाता है, यहाँ पे रुपीज़ में भी गलत हो जाता। पहला तो ऑब्वियसली वो जीडीपी की बात कर रहा है, परसेंटेज होता है, वो तो गलत है ही। सेकंड वाला सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे बी पे आएंगे। कन्फ्यूज़ मत हो, स्टेटमेंट को पढ़ो पहले। यहाँ पे रुपीज़ की बात कर रखा है और जानबूझ के रुपीज़ डाल रखा है। उस ड्यूरेशन में 2009-10 से लेकर 2018-19 के बीच में कोई रिसेशन नहीं आया था, तो जीडीपी ग्रोथ हुई थी। बट जीडीपी ग्रोथ हुई थी, बट रुपीज़ में ऑब्वियसली अगर 1% भी होगा तो ग्रोथ तो हुआ ना, समझ रहे हो ना। कभी परसेंटेज क्या होता है कि जैसे कभी 10% हुआ, कभी 8%, तो स्टेडली नहीं रहेगा। कभी फिर से 10%, बट कभी 11 रुपये ग्रोथ होगा, फिर कभी 12 रुपये, कभी 13 रुपये, तो कुछ तो ग्रोथ हो रहा है ना, पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है। तो ऑब्वियसली 1 रुपये का 2 रुपये का डिफरेंस बढ़ रहा है हर साल, तो स्टेडी ग्रोथ हुआ है रुपीज़ में उस ड्यूरेशन। बट
अब ये स्टेटमेंट आज कंटेक्स्ट में गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोविड आया था, कोविड टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of Indian economy, consider the following statement: the growth rate of GDP has steadily increased in last 5 years। फिर वही steadily वाला सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। the growth rate in per capita income has steadily increased in last 5 years। देखो steadily वाला साफ आंख बंद करके सही हो रहा है, मतलब गलत होता है steadily इंक्रीज डिक्रीज वाला। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत, सीधा आप आंसर डी पे आ जाओ। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो चले जाओगे। इसीलिए देखो मैं यहाँ पे बात करना ये चाह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है, समझने की कोशिश करोगे। क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है, 20 से 30 क्वेश्चन ज़्यादा किसी को भी नहीं आते। जो फर्स्ट रैंक भी ला रहा हो उसको भी 20 से 30 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बट क्या करते हैं लोग, जब भी 20-30 क्वेश्चन उनको आता है वो कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद एलिमिनेशन लगाते हैं, ये ट्रिक्स लगाते हैं, कुछ नॉलेज, कुछ कॉमन सेंस, ऐसे करके वो पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रायोरिटी नॉलेज को दो, क्योंकि ऑब्वियसली 20-30 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए नॉलेज पे। उसके बाद ट्रिक लगाओ, बहुत सारी ट्रिक हैं, 40-50 की मैं बात कर रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा कहीं मैं ट्रिक बताऊँगा आपको, उनको अप्लाई करो। इसलिए अभी बताओ स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली ट्रिक नहीं पता होती तो अब लगाओ नॉलेज, हम गलत कर जाते हैं। क्या जीडीपी 5 साल, किसने 5 साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा है कि हर साल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट अपने को ये पता ना स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गलत होता है। तो साहब सब गलत करो, उसको स्टेटमेंट गलत मानो, सीधा आंसर पे आ जाओ। आई होप ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ट्रिक बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, अच्छे से इस पर व्यूज़ आने चाहिए। और क्या कहते हैं, जो लोगों को नहीं पता ट्रिक, जो लोग परेशान हो रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं कर रहा एटलीस्ट, वो लोग अप्रिशिएट करो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको खूब सारे, और कमेंट दो पसंद आ रहा हो तो। ऐसे तो वे बहुत बेसिक ट्रिक्स हैं, मेरे पास इतनी एडवांस ट्रिक्स हैं ना, मैं बताऊंगा कैसे मतलब इजीली 110-120 नंबर लोग ला रहे हैं। लोग के 6 के 6 प्रीलिम्स नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं यार? 20-30 क्वेश्चन ही सबको आते हैं, बट कैसे वो कर ले जाते हैं भाई? हर कोई, देखो एक तो बोला जाता है ना 90 से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ट्रिक लगा रहे हो, 10 ट्रिक लगाओगे, 2-3 मान लो तुम्हारा नहीं वर्क की ट्रिक वहाँ पे, या फिर तुम ढंग से नहीं लगा पाए, तभी 7 क्वेश्चन सही हो गए, 14 नंबर हो गए। 3 क्वेश्चन गलत हुए, कितना हुए? -2 हुए, 12 नंबर आ गए ना पॉजिटिव में। अभी तुम क्या लगाते, नॉलेज लगाते, 2-3 क्वेश्चन सही होते, तब क्या होता है? बराबर हो जाता है। या फिर छोड़ के आते तो होना ही नहीं है प्रीलिम्स में। 80, क्या मतलब बोल रहा हूँ, 85 से कम क्वेश्चन किया ना तो किसी कीमत पे नहीं होना, तुम कितने भी टैलेंटेड हो, अपने कोचिंग जहाँ के भी टॉपर हो गए, कुछ नहीं होने वाला। तो 90+ तो अटेम्प्ट करो। नॉलेज ठीक है अपनी जगह है, बट ये समझने की कोशिश करो, साफ साफ लिखा होता है। इसीलिए सीसैट का भी लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये ना एप्टीट्यूड टेस्ट है, साफ साफ लिखा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। उनको ये नहीं पूछना है कि ये कोई स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम नहीं, उनको ये नहीं पूछना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, उनको ये नहीं पूछना। उनको ये पूछना है कि शेड्यूल 6 से क्या होता है। वो कहीं नहीं पूछा, वो अप्लीकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या ज़रूरत होगा? कॉमन सेंस। नॉलेज तो एक लिमिट तक, हर किसी की लिमिट नॉलेज, बट कॉमन सेंस यही तो एप्टीट्यूड है ना, ये तो डेवलप करना है। एथिक्स में भी तो यही पढ़ते हो। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा चीज़ें। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू। पढ़ते रहो, मस्त रहो, एंजॉय करते रहो। गुड लक।